इस वीडियो के माध्यम से हम एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज पार्ट 2 में डेटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, लेनदार आवर्त अनुपात का अध्ययन करेंगे। देनदार आवर्त अनुपात डेटर्स टर्नओवर रेशियो को रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसमें संस्था के कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार विक्रय में संबंध स्थापित करके ये ज्ञात किया जाता है कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है। गणना करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो में, उसमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नेट क्रेडिट रेवेन्यू कितना आया, उसमें एवरेज रिसीवेबल्स का भाग दिया जाता है। और एवरेज रिसीवेबल्स की गणना कैसे की जाती है? एवरेज रिसीवेबल्स में डेटर्स और बीआर दोनों को शामिल करते हैं। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर दोनों को जोड़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो वो एवरेज ज्ञात हो जाता है। यदि एवरेज नहीं हो, एवरेज ज्ञात करना संभव नहीं हो, यानी कि ओपनिंग डेटर्स की सूचना नहीं हो, बीआर की सूचना नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्लोजिंग रिसीवेबल्स के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो उस स्थिति में डेटर्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन क्लोजिंग रिसीवेबल्स। कभी कभी ये भी होता है कि उधार विक्रय की राशि ज्ञात नहीं होती है, उधार विक्रय की राशि ज्ञात नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में कुल शुद्ध विक्रय के आधार पर भी इस रेशियो की गणना की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हालांकि ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब नगद विक्रय का भाग नगण्य हो और देनदारों और उधार विक्रय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। क्रेडिट क्योंकि उधार की सूचना नहीं है, तो पूरा का पूरा लेके ये गणना की जाएगी। तो फॉर्मूला फिर उस स्थिति में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्लोजिंग वेरिएबल्स रिसीवेबल्स का भाग दे देंगे, या एवरेज अगर अपने पास है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की सूचनाएं हैं, तो एवरेज रिसीवेबल्स का भाग देकर ज्ञात कर लेंगे। औसत संग्रहण अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। देनदारों से उधार बिक्री की वसूली में कितना समय लगता है, उस समय को एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं। औसत वसूली अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्ञात करने के लिए जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें ट्रेड रिसीवेबल्स में औसत दैनिक उधार विक्रय का भाग देते हैं। सूत्र के रूप में एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होगा एवरेज रिसीवेबल्स, यानी एवरेज रिसीवेबल्स ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स में डेटर्स प्लस बीआर दोनों को शामिल कर लेंगे, बिल रिसीवेबल्स को। और भाग किसका देंगे? क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, क्रेडिट सेल्स जो पूरी साल की है, और इनटू यानी मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ मंथ यदि महीनों में ज्ञात करना हो, या नंबर ऑफ डेज यदि दिनों में ज्ञात करना हो। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में के लिए मंथ और डेज इन ए ईयर अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। रिसीवेबल्स में डेटर्स और बीआर दोनों को शामिल कर लेते हैं। उधार विक्रय के आंकड़े जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, जो संस्था के अलावा ये प्राप्त नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये औसत संग्रहण अवधि ज्ञात करनी हो, तो उधार विक्रय के स्थान पर शुद्ध विक्रय के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है। औसत संग्रह अवधि की संस्था की वास्तविक उधार की शर्तों और नीतियों के साथ तुलना करके ऋण संग्रह में कुशलता की जांच की जा सकती है। यानी कि जो उधार बिक्री है उसको कितनी कुशलता से अपन ने वसूल कर लिया, इसकी ये एवरेज कलेक्शन पीरियड शो करता है। मान लीजिए जैसे सामान्यतः क्या माना जाता है कि औसत संग्रह अवधि विक्रय शर्तों में वर्णित शुद्ध वसूली अवधि या उधार अवधि प्लस उसके 1/3 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे अर्थों में इसको समझे, मान लीजिए किसी संस्था की जो देनदार हैं उनको उधार देने की पॉलिसी है, जिसके तहत मान लीजिए वो उधार एक महीने की उधार देते हैं, यानी 30 दिन का उधार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 30 दिन प्लस उसका 1/3 भाग यानी 10 दिन।
तो कुल मिलाकर 40 दिन में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए? यदि संस्था 30 दिन की उधार देती है तो 40 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 4/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऋण संग्रह में प्रबंध की इससे ज़्यादा होगा तो ऋण संग्रह में प्रबंध की लापरवाही है, अकुशलता है, ये माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में ऋणों के वसूली में देरी डूबत ऋणों की बढ़ोतरी करता है। प्रस्तुत उदाहरण की सहायता से देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड को समझेंगे। इस इलस्ट्रेशन में ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा आपने को 5 लाख रुपए। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इसमें जो शामिल है कैश रेवेन्यू वो 1,80,000 का है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न्स हैं, यानी रिटर्न है वो 28,000 की है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखे हैं 1,200 रुपए के। अब देखिए सबसे पहले अपन ये इसमें कैलकुलेट करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 1,80,000 दिया है वो घटाएंगे और एक रिटर्न वाला घटाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न घटा देंगे। तो ये दोनों आइटम घटाने के बाद कितना आएगा? 2,92,000 आ जाएगा। एवरेज रिसीवेबल्स के लिए डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस बिल्स रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस और बिल्स रिसीवेबल्स का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस, दोनों को चारों को जोड़ेंगे। 4 आइटम हो गए, चारों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। चारों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो ये एवरेज रिसीवेबल्स 45,000 आ गए। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,92,000 भाग एवरेज रिसीवेबल्स 45,000, तो कितना आ जाएगा? 6.49 गुना आ जाएगा। अब दूसरी कैलकुलेशन है एवरेज कलेक्शन पीरियड की। एवरेज कलेक्शन पीरियड में एवरेज रिसीवेबल्स लेंगे, तो एवरेज रिसीवेबल्स तो वही 45,000 अभी अपन ने कैलकुलेट किए थे। और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन ने 2,92,000 तो उसका भाग दिया और गुना अगर दिनों में ज्ञात कर रहे हैं तो 365, महीनों में ज्ञात कर रहे हैं तो 12। तो यहाँ दिनों में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 365 ले लिया तो 56.25 दिन आ गए, यानी कि अगर पूरे में पूर्णांक में करें तो 57 दिन, वरना 56.25 दिन में डेटर्स की एवरेज कलेक्शन पीरियड है। डेटर्स का जो कलेक्शन डेटर्स से आता है वो 56 या 57 दिन में पूरा होता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात के तरह लेनदार आवर्त अनुपात की गणना उधार क्रय और व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए की जाती है। यह अनुपात उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। फॉर्मूले के रूप में इसमें नेट क्रेडिट परचेज, यानी कि कितनी नेट क्रेडिट परचेज की, यदि नेट क्रेडिट परचेज में एवरेज रिसीवेबल्स का भाग देंगे। एवरेज रिसीवेबल्स नहीं हो तो क्लोजिंग रिसीवेबल्स, एवरेज पेबल्स का भाग देंगे। और अगर एवरेज ज्ञात करना संभव नहीं हो तो क्लोजिंग पेबल्स का भाग देंगे। एवरेज पेबल्स में ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स में 2 का भाग देकर ज्ञात किया जाएगा। ऊंचा लेनदार आवर्त अनुपात, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा है, ऊंचा है, तो शीघ्र भुगतान को प्रदर्शित करता है, जबकि नीचा यानी कि लो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो तो भुगतान में देरी को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में कहें तो इसे ऊंचा अनुपात कम साख की उपलब्धता, यानी कि अपने को क्रेडिट कम मिली, और नीचा अनुपात अधिक साख की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार डेटर्स टर्नओवर रेशियो की तरह अपन ने क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाला, तो वैसे ही क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में कितना एवरेज क्रेडिट पीरियड अपना रहता है या एवरेज पेमेंट पीरियड कितना रहता है, इसकी गणना भी इसमें की जाती है। फॉर्मूला वैसे ही यूज होता है। एवरेज पेबल्स में क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर, यानी कि एवरेज पेबल्स में क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर का भाग देंगे और नंबर ऑफ मंथ्स या डेज में जिसमें भी कैलकुलेट करना हो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड को समझने के लिए अपन जो प्रस्तुत उदाहरण है उसमें टोटल परचेज दे रखी है, कैश परचेज दे रखी है, तो क्रेडिट परचेज अपन निकाल सकते हैं। परचेज रिटर्न भी दे रखी है तो उसको भी घटा देंगे। क्रेडिटर्स एट द एंड दे रखे हैं, बिल्स पेबल्स एट द एंड यानी क्लोजिंग दे रखी है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी अपने को दे रखा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अपने को वो नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स नहीं दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को फॉर्मूले में क्लोजिंग वाला ही काम में लेना पड़ेगा। क्रेडिटर्स जो नेट क्रेडिट परचेज है उसमें देखिए टोटल परचेज जो है 6 लाख रुपए की, उसमें कैश परचेजेज 1,30,000 घटा देंगे और परचेज रिटर्न है 51,000 की, उसको घटा देंगे तो 4,19,000 आया। दूसरा अपने पास पेबल्स जो हैं, पेबल्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, तो वो अपने को चूंकि क्लोजिंग ही दे रखे हैं तो 1,00,000 प्लस 60,000 दोनों को जोड़ देंगे, एवरेज अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पेबल्स 1,60,000, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज यानी कि 4,19,000 अपॉन पेबल्स 1,60,000, तो 2.62 टाइम्स आ गया। एवरेज पेमेंट पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे तो पेबल्स यानी कि 1,60,000 में 4,19,000 का भाग देंगे नेट क्रेडिट परचेज का और 365 से गुणा कर देंगे तो 139.38 दिन आ गए। यानी कि पूर्णांक में यदि व्यक्त करें तो 140 दिन, वरना 139.38 दिन में अपन क्रेडिटर्स से जो माल खरीदते हैं उसका पेमेंट करते हैं।